हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम विज्ञान का 10 पाठ का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो पाठ तीसरा है। इसमें का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे, चाहे बहुविकल्पीय हो या लघुत्तरीय हो या विस्तृत हो। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर को नहीं बता रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को छांट के हम बता रहे हैं। आप लोग अच्छे से लिखिए, याद कीजिए। अब देखिए, धातु पहचानने का एक जो है सिंपल तरीका होता है कि धातु में लास्ट में म आता है। जैसे देखिए, आप पोटेशियम लास्ट में म आ गया, हिंदी में लिखेंगे तो सोडियम, देखिए लास्ट में म आ गया। तो यानी कि धातु को पहचानने का नियम होता है कि अगर उसके लास्ट में हम लोग म आता है तो उसको हम लोग धातु बोलते हैं। लेकिन जिंक, तांबा और मरकरी ये सभी हम लोग धातु, इसमें हम लोग का लास्ट में म नहीं आया है, लेकिन ये भी धातु है। लेकिन अक्सर जिसमें लास्ट में म आता है वही हम लोग का धातु होता है। और धातु पहचानने का नियम होता है कि जिसके लास्ट में न आता है, जैसे देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो जिसके लास्ट में न आता है इसी को हम लोग जो है अधातु बोलते हैं। तो धातु और अधातु चैप्टर में बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आता रहता है, उसको हम बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, और उसको आप किताब है तो ट्रिक लगा लीजिए, और नहीं है तो उसको रफ कॉपी में नोट कीजिए और उसके प्रश्न को याद करके आप जो है एग्जाम में जाइएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, एक नंबर के लिए रहता है। और इस साल से आपको साइंस के जो है पेपर में 20 बहुविकल्पीय आएगा OMR शीट में भरने के लिए। तो प्रश्न याद रहेगा तो आप साइंस से भर सकते हैं। तो हम लोग देखिए, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय का कि एंटीमनी है। अब एंटीमनी है तो धातु है कि एंटीमनी है, इसमें ऑप्शन दिया है पहला धातु, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है अधातु, ऑप्शन नंबर सी दिया है उपधातु, और चौथा दिया है मिश्र धातु। यानी कि एंटीमनी जो है चारों में से कौन सा है? तो एंटीमनी जो होता है उपधातु होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उपधातु। दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा है अधातु है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से अधातु कौन सा ये पूछ रहा है। पहला दिया है के से हो जाएगा पोटेशियम, दूसरा दिया है एफ, तीसरा दिया है सी दिया है Al से हो जाएगा एल्यूमिनियम, और डी दिया है Na से हो जाएगा सोडियम। देखिए, सबके लास्ट में Na में मतलब सोडियम म आ रहा है, एल्यूमिनियम M आ रहा है मतलब म आ रहा है, और के मतलब पोटेशियम मतलब M आ रहा है। इन तीनों में लास्ट में म आ रहा है। अब बताया है कि जिसके लास्ट में म आता है वो हम लोग का धातु होता है, और F जो है इसमें लास्ट में म नहीं आ रहा है, इसलिए ये अधातु हम लोग कौन सा हो जाएगा, F हो जाएगा हम लोग का अधातु। जब 3 ऑप्शन नहीं दिया तो चौथा ऑप्शन हो ही जाएगा, तो लिख लेंगे। फिर चौथा प्रश्न दिया है कि धातु है, B दिया है, Li दिया है, Si दिया है और C दिया है। इन चारों में से धातु कौन सा ये पहचानने के लिए कह रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Li, ये हम लोग का जो है धातु हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो अक्सर ही आता रहता है। और प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु के जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। यह प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, यानी कौन सा धातु होता है जो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। यह प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है। सब प्रश्न कहने का मतलब है कौन सी धातु है जो ठंडा जल या साधारण जल से भी अभिक्रिया कर लेती है। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉपर, ऑप्शन बी दिया है आयरन या लोहा, ऑप्शन सी दिया है मैग्नीशियम या जस्ता, और ऑप्शन डी दिया है सोडियम और कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम, तो इनमें चारों में से कौन से जो है धातु है जो साधारण ताप पर भी क्या करती है, जल से अभिक्रिया कर लेती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम और कैल्शियम। जो सोडियम और कैल्शियम होती है वो ठंडा जल हो या साधारण जल भी होता है, उससे क्या अभिक्रिया ये कर लेती है। अगला प्रश्न लिखा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि अक्सर जब देखते हैं जो खाने पीने वाला जो पदार्थ होता है और डब्बे पे जिंक के बजाय जो है टीन का लेप लगा होता है। तो ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है
टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। ऑप्शन बी दिया है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। ऑप्शन नंबर सी दिया है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। या ऑप्शन नंबर डी दिया है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए जो डब्बा होता है, डब्बे पे हम लोग जिंक नहीं लगाकर हम टीन का लेप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है, यानी कि टीन जो है बहुत क्रियाशील नहीं होती है, लेकिन जो है जिंक होता है वो बहुत जल्दी से अभी जो क्रिया कर लेगा, तो जो ढक्कन हो जो है ढक्कन जो है हट जाएगा वहाँ से, इसलिए वो जो है जो भी खाद्य पदार्थ है वो नष्ट हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे जिंक के बजाय टीन का लेप जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लिखा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। चार ऑप्शन दिया है, चारों में से कह रहा है कि कौन धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। पहला दिया है Fe, दूसरा दिया है Zn जिंक, तीसरा दिया है कॉपर मतलब Cu, और चौथा दिया है डी मतलब Mg मतलब मैग्नीज दिया है। तो चारों में से कौन सा धातु जो है हाइड्रोजन से विस्थापित नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर यानी Cu जो होता है वो हाइड्रोजन से विस्थापित नहीं करती है। अगला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अभी इससे पहले था कि अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, और यहाँ पे प्रश्न है जो अक्सर ये आता रहता है। देखिए 2013 में आया है, 14 में, फिर 22 में 2 बार आया है। प्रश्न घुमा कर पूछा है कि अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है, यानी अम्ल से हाइड्रोजन को कौन अलग करता है, ये कौन सी धातु ये पूछ रहा है। इसमें पहला इसने दिया है Mg यानी मैग्नीशियम, Zn जिंक, बी दिया है Pt, सी दिया है कॉपर Cu, और डी दिया है Hg। चारों में से कौन सा जो धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को अलग करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए MgZn, मतलब मैग्नीशियम और जिंक जो होती है वो अम्ल से हाइड्रोजन को अलग करती है। अगला प्रश्न है कि मैट में मुख्यतः होता है, मैट जो होता है मैट में मुख्यतः क्या होता है, और ये 2015 और 17 में प्रश्न आ चुका है। तो इसका सही ऑप्शन दिया है FeS, बी दिया Cu2S, सी दिया Cu2S तथा FeS, और डी दिया Cu2S तथा Fe2S3। इसमें से मैट किसमें ज़्यादा पाया जाता है, मुख्यतः कौन सा मैट होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया Cu2S तथा FeS, ये जो है मैट में मुख्यतः पाया जाता है। अगला प्रश्न लिखा है हम लोग का पीतल है। पीतल क्या है, पहला दिया है धातु, दूसरा दिया अधातु, तीसरा दिया उपधातु, और चौथा दिया मिश्र धातु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दिया है मिश्र धातु। ये हम लोग का पीतल होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है। ये 2022 में प्रश्न आया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है। पहला दिया है पारा, दूसरा दिया है सोडियम, तीसरा दिया सीसा, और चौथा दिया है लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है सीसा। सीसा जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एक और है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया है पहला PbNO3, दूसरा दिया PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा दिया PbNO2 का होल ट्वाइस, डी दिया PbO। इन चारों में से लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है ये पूछ रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी PbNO3 का होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। तो ये बहुविकल्प प्रश्न है। इस प्रश्न को आप जो है रफी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, और जो इसका आंसर है उसको आप याद कर सकते हैं। धातु और अधातु पार्ट 3। पार्ट 3 का जो लघुत्तरीय प्रश्न है जो 4 नंबर के लिए आता है उसको आप देखते हैं। ये आपको 3 प्रश्न आएगा, एक प्रश्न 4 नंबर के लिए रहेगा, मतलब 12 नंबर आसानी से मिल सकता है। तो इसमें पार्ट तीसरा में से कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया।
चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। तो कह रहा है कि गैस की क्रिया क्या होगी, यानी उसमें जो गैस की क्रिया क्या होगी सूखे लिटमस पत्र पर और आर्द्र लिटमस पत्र पर गैस की क्रिया क्या होगी। अब दूसरा कह रहा है कि ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, इसमें से इसका रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप जो प्रश्न को हम बता रहे हैं इसका उत्तर जो बता रहे हैं, अगर आप अपने मन से या अपने जो है गुरु के माध्यम से आप लिखे हैं तो उस प्रश्न उस उत्तर को भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये होना चाहिए कि ये जो हम लिखवाए हैं प्रश्न, ये प्रश्न होना चाहिए और जो भी उत्तर लिखवाए हैं आपके गुरुजी उसको भी आप याद कर सकते हैं। और आप नहीं लिखे हैं तो जो हम बता रहे हैं इसका उत्तर आप ये उत्तर लिख सकते हैं। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पे एक देखिए चित्र बनाया है, इस प्रश्न में चित्र बना दिया गया है। यहाँ ऊपर परखनली है और उसमें जो सल्फर पाउडर वाला स्पैचुला जो है ऊपर हम लोग उसमें एकत्र कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे जो है देखिए बर्नर के माध्यम से उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसमें से जो भी निकल रहा है उसको परखनली में हम एकत्र कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा इसके बारे में इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला लिखेंगे इसमें ए, जब सल्फर को वायु में जलाया जाता है तो वह वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। हम ए हेडिंग लिखेंगे, उसमें लिखेंगे जब सल्फर को वायु में जलाते हैं तो वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा लिखेंगे इसी में लिखेंगे 1 नंबर हेडिंग, सूखे लिटमस पत्र पर गैस की क्रिया। उसमें प्रश्न कह रहा था कि अगर सूखा लिटमस है तब गैस की क्रिया क्या होगी ये बताना है। तो इसमें लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ये जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। गैस की प्रकृति अम्लीय होती है परंतु यह सूखे लिटमस पत्र से अभिक्रिया नहीं करेगी और न ही उसका रंग परिवर्तित करेगी, क्योंकि अम्लीय लक्षण केवल जल की उपस्थिति में परिलक्षित होता है। 2 नंबर हेडिंग लिखेंगे आर्द्र लिटमस पत्र पर गैस की क्रिया। इसमें लिखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है, आर्द्र लिटमस पत्र से क्रिया करके यह सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगी जिससे नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। अब बी है इसमें कह रहा था इसकी जो है रासायनिक अभिक्रिया ही बताना है। तो पहला देखिए S+O2 सल्फर और ऑक्सीजन को जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो SO2 बन जाएगा। वही दूसरा SO2 प्लस H2O यानी कि SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल, इसको जब हम लोग जब अभिक्रिया करेंगे तो H2SO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। ये इसका रासायनिक जो अभिक्रिया भी हो गया। तो अगर आपको इसी प्रश्न को किस और जो है अच्छे तरीके से लिखवाया गया तो उसको भी आप लिखकर याद कर सकते हैं। अब पाठ तीसरा का ही जो है दूसरा क्वेश्चन लघुत्तरीय में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं। अगर ये प्रश्न को आपको लिखवाया गया होगा तो आप भी जो है उसका आंसर जो लिखवाया गया उसको आप याद कर सकते हैं। नहीं लिखे हैं तो जो हम बता रहे हैं इसको आप याद कर सकते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2013 में, 18 में, 2016 में, 19 में, 2020 में और 22 में अक्सर ये प्रश्न आता रहता है। तो आप इसको जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न ये है अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए, यानी अयस्क का परिभाषा और खनिज का परिभाषा बताना है। अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है ये प्रश्न ऐसे ही पा सकता है, या इसी प्रश्न को घुमा फिरा पूछ सकता है अयस्क व खनिज को स्पष्ट कीजिए, या अयस्क तथा खनिज में अंतर समझाइए। इस सब प्रश्न का कहने का आशय यही है कि अयस्क और खनिज का परिभाषा हमको देना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो पहले हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे खनिज, खनिज को बोलते हैं इंग्लिश में मिनरल्स। इसमें लिखना है प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। यहाँ पे हम पूरा जब पढ़ा तो नहीं पाएंगे लेकिन जो प्रश्न है उसको हम बता रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर जितने भी धातु हैं और उनके यौगिक हैं जिस रूप में मिलते हैं उसे हम लोग खनिज कहते हैं, जैसे लोहा और कोयला। अगला हेडिंग लिखना है हमको अयस्क यानी ओरस। इसमें लिखना है कि जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उस खनिज को उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियस,
बॉक्साइट, ये सब जो है खनिज होता है। अब कह रहा है कि अगला हेडिंग लिखेंगे खनिज तथा अयस्क में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या होता है ये हमसे प्रश्न पूछा है, तो लिखेंगे सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यानी कि जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं, ये इसका अंतर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो ये भी अक्सर आता रहता है। अब प्रश्न लिखा है कि निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर समझाइए। और ये प्रश्न 2016, 18, 20 और 22 यानी लगातार समझिए कि पूछते ही आ रहा है। तो इसको आप देखिए, इसको भी आप जो है अगर और अच्छे तरीके से लिखे हैं तो उसको भी लिखकर आप याद कर सकते हैं। बस प्रश्न निस्तापन और भर्जन होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अंतर ये पूछ रहा है, इसे परिभाषा नहीं पूछ रहा है, अंतर क्या होता है ये पूछ रहा है, तो यहाँ बता रहे हैं। देखिए होगा इसका, निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। यानी कि जब निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। तो ये हो गया निस्तापन और भर्जन में अंतर। पार्ट तीसरा का ही जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो ये 6 नंबर के लिए आता है, इसको यहाँ देखते हैं। प्रश्न है मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग दीजिए, यानी इसका उपयोग बताना है। और 2013, 14, 16, 18 में अक्सर ये प्रश्न पूछा है, तो ये इस साल भी आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो इसको याद कर सकते हैं। और ये आपको जो है 6 नंबर के लिए आएगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती है। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इन मिश्र धातुओं के भौतिक गुण मूल धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए मिश्र धातु पीतल, जिसमें 2 भाग तांबा व 1 भाग जस्ता होता है, तांबा और जस्ता की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। ये धातुओं को शीघ्रता से गर्म करके फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर और भंगुर होती है। इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया करने का गुण, चमक, रंग, मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बन जाते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातु, उनकी संरचना, संगठन तथा मुख्य उपयोग निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पे एक आपको सारणी बनाया गया है, 1 और 2 लिख देंगे, फिर यहाँ मिश्र धातु लिखेंगे, फिर यहाँ संगठन लिखेंगे, इसका उपयोग क्या होता है ये लिखना है। तो पहला यहाँ लिखेंगे पीतल। पीतल में क्या होता है? तो Cu यानी कॉपर होता है 70% और जिंक होता है 30%। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में, बर्तन बनाने में, इसका जो है उपयोग पीतल का यहाँ पे होता है। दूसरा लिखेंगे हम लोग जर्मन सिल्वर। इसमें Cu जो होता है 50% होता है, Zn जो होता है 35% होता है और Na जो होता है 15% होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो बर्तन, मूर्ति बनाने में, बर्तन में और मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो ये रहा हम लोग का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पाठ तीसरा का। और इससे बेहतर आप लोग और लिखे हैं तो उसको भी आप याद कर सकते हैं। मिश्र धातु का परिभाषा आपको याद करके जाना है, एग्जाम में ये आने ही वाला है।